दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे पूर्णबंदी पर सरकार के फैसले की। जानेंगे कि फिर आमने सामने क्यों आए केंद्र और ममता सरकार। बात होगी पूर्णबंदी ने कैसे बिगाड़ा रसोई का बजट और महाराष्ट्र में कैसे टूटा बीजेपी का सपना। और आखिर में बात ऑटो सेक्टर पर आई मुसीबत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा बयान। कहा, केंद्र ने बड़ी बेरहमी से प्रवासी मजदूरों को बेसहारा छोड़ा। मोदी सरकार का दिशा निर्देश तुगलकी फरमान। श्रमिकों के लिए विशेष तौर पर आर्थिक मदद की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत। देश में मौजूदा हालात के बीच जनता के लिए राहत की खबर। एलपीजी सिलेंडर के घटे दाम। राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 162 रुपए 50 पैसे हुए कम। कारोबारी नेताओं के साथ लॉजिस्टिक्स औद्योगिक गतिविधि शुरू करने पर चर्चा करेंगे रेल मंत्री पीयूष गोयल। ई कॉमर्स की बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि और प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने की तैयारियां पूरी। अब 15 मई को खोले जाएंगे बद्रीनाथ के कपाट। इससे पहले 30 अप्रैल को खुलने की थी तारीख। अमेजॉन की बिक्री पर पड़ा असर। घर बैठे डिलीवरी देने से बढ़ी कास्ट में लागत। जनवरी मार्च तिमाही का मुनाफा 29% हुआ कम। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 3 मई को पूर्णबंदी का दूसरा चरण खत्म हो रहा था और आसार तो यही लग रहे थे कि पूर्णबंदी आगे भी जारी रहेगी। इंतजार तो इस बात का था कि सरकार कब इसका ऐलान करती है और आज इसका ऐलान हो ही गया। सरकार ने पूर्णबंदी को 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है, यानी अब 17 मई तक देश में पूर्णबंदी रहेगी। लेकिन इस बार कुछ हिस्सों में राहत भी दी जाएगी। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उनका रुख करने से पहले आज सरकार की ओर से पूर्णबंदी को लेकर क्या किया गया है ऐलान, देखिए इस रिपोर्ट में। देश मुसीबत में है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। कभी वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, तो कभी पंचायत प्रतिनिधियों से, तो कभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठकें करते हैं। कैबिनेट की बैठकें तो लगातार चल रही हैं। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगियों के साथ बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने फैसला सुनाया कि ये बंद अगले 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी देश भर में पूर्णबंदी की मियाद अब 17 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस बार भी लोगों को ज्यादा राहत नहीं दी गई है। रेल, मेट्रो, हवाई सेवा बंद रहेगी। साथ ही मॉल, स्कूल, कॉलेज, जिम को भी लॉकडाउन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। सरकार ने इस बार बंद में लोगों को कुछ स्थानों पर राहत देने की कोशिश भी की है, लेकिन ये राहत तय करने के लिए हर राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। देश के 130 जिले रेड जोन में, 284 ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। सभी मेट्रो शहर रेड जोन में रहेंगे। अब आपका जिला किस जोन में आता है, यही तय करेगा कि आपके जिले को कितनी छूट मिल सकती है। ग्रीन जोन में हर तरह की आर्थिक गतिविधियां चलती रहेंगी। यहाँ बस सेवा भी शुरू हो सकती है, लेकिन बस में सिर्फ 50% लोगों को बैठाने की छूट दी जाएगी। ऑरेंज जोन में भी थोड़ी बहुत राहत दी जाएगी, जबकि रेड जोन वाले जिलों में लॉकडाउन पूरी सख्ती से लागू होगा। अब सरकार की आगे की रणनीति बंद के तीसरे चरण में कितनी कारगर साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, लॉकडाउन अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके साथ कुछ स्थानों पर छूट देने की बात भी कही जा रही है। गेंद सरकार ने राज्यों के पाले में डाल दी है। आपको क्या लगता है कि बढ़ते मामलों के बीच रियायत देना कितना ठीक होगा और क्या इन रियायतों में उद्योग जगत का ध्यान रखा जाएगा? जी मीनाक्षी, लॉकडाउन की समय सीमा को लेकर यह बात पहले से ही चल रही थी कि इसे बढ़ाया जाएगा और इस बार मोदी जी के बिना दर्शन के, यानी टीवी पर आए बिना ही होम मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी कर दी। जैसा कि अभी हमने खबर में बताया भी कि राज्यों को संक्रमित मरीजों के हिसाब से 3 जोन में बांटा गया है, यानी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। अब ये जोन के हिसाब से ही छूट भी तय होगी। लेकिन देश का अधिकतर हिस्सा महामारी की चपेट में है, इसलिए बीते 40 दिनों से जिस तरह से हम सब लॉकडाउन में रहते आए हैं, सब कुछ वैसा ही होगा। 17 मई तक व्यापारिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेंगे और बाजार, मॉल्स सब कुछ पहले की तरह ही बंद रहेंगे। आज ही मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाने का आदेश जारी किया है। लेकिन अगर ये काम मोदी सरकार पहले कर लेती, शुरू में ही कर लेती, तो आज इतने मजदूर कामगार जो हैं वो हैरान परेशान और पैदल अपने घरों की ओर जाने को मजबूर नहीं होते, उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ता। दूसरी तरफ उद्योग जगत में बिल्कुल ताला लटका हुआ है और आने वाले समय में इसके चालू होने की कोई गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है, जो आगे चलकर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है, जिसका असर रोजगार पर भी पड़ेगा।
जाएगा। इसीलिए किसी भी हाल में उद्योग धंधों को चालू करने पर मोदी सरकार को विचार करना चाहिए। इसी तरह जो जरूरत की चीजें हैं उसकी उपलब्धता के लिए भी ध्यान देना होगा। इधर हम लोग देख रहे हैं कि खाने पीने की चीजें जो हैं वो भी महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि राज्यों की सीमाएं बंद पड़ी हैं। इसलिए जरूरी सामानों की आवाजाही में विशेष छूट को तत्काल प्रभाव से लागू करवाना होगा। और जो लोग विशेष सेवा दे रहे हैं, विशेष सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुहैया करानी चाहिए। लेकिन अब आगे देखते हैं कि सरकार किन किन चीजों पर ध्यान देती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के बीच तल्खियां कई बार देखी गई, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मौजूदा स्वास्थ्य हालात में भी ये तकरार खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अब एक बार फिर से केंद्र और ममता सरकार आमने सामने है और मुद्दा है रेड जोन का। तो रेड जोन पर क्यों मचा है सियासी घमासान, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में जारी भारी मुसीबत से पार पाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें जमकर मेहनत कर रही हैं। बावजूद इसके मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल में बढ़ते मामले ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो वहीं केंद्र के साथ भी तल्खियां खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। जहां पहले केंद्रीय कमेटी और मुसीबत से प्रभावित लोगों की संख्या को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने थी, अब रेड जोन पर दोनों के बीच ठन गई है। राज्य सरकार ने रेड जोन को लेकर केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि सूबे में रेड जोन की संख्या को केंद्र सरकार ने ज्यादा बताया है, जिसके चलते मोदी सरकार को पत्र भी लिखा गया है। सूबे के मुख्य स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनका कहना है राज्य में केवल 4 रेड जोन हैं, जबकि 30 अप्रैल को राज्यों के साथ कैबिनेट सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रस्तुति में 10 दिखाए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य टीम को लेकर भी टीएमसी और केंद्र सरकार आमने सामने आई थी। केंद्र का आरोप था कि ममता सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य टीम का सहयोग नहीं किया, जिसके बाद ममता सरकार की तरफ से भी सफाई सामने आई थी और टीएमसी ने कहा था कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। बंगाल में केंद्र की जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। राज्य सरकार के इस बयान से लगा कि केंद्र और राज्य सरकार में तल्खियां कम हुई हैं, लेकिन अब रेड जोन की संख्या को लेकर एक बार फिर दोनों में ठनती नजर आ रही है। ऐसे में अब राज्य सरकार के पत्र पर केंद्र क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखना होगा। अब जहां रेड जोन को लेकर बंगाल की सियासत गर्मा गई है, तो वहीं महंगाई के मुद्दे पर भी देश में सियासी उबाल आना तय है, क्योंकि जनता पहले से बढ़ती महंगाई से परेशान तो थी ही। देश में पूर्णबंदी क्या लागू हुई, सब्जियों से लेकर दाल तक के भाव आसमान पर पहुंच गए। जी हां, हाल ही में IGI-DR की रिपोर्ट में पूर्णबंदी के दौरान बढ़ी महंगाई के आंकड़े पेश किए गए हैं, जिसे लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने मोदी सरकार की आलोचना की है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बेशक मौजूदा स्वास्थ्य हालात के बीच तालाबंदी लागू कर जल्द सब कुछ बेहतर होने का दावा कर रही हो, लेकिन देश में पूर्णबंदी से जो समस्याएं पैदा हुई हैं, उन पर सरकार का ध्यान शायद नहीं है। दरअसल स्वास्थ्य मुसीबत से लोगों को बचाने के लिए किया गया लॉकडाउन आम जनता के लिए कई मुसीबतें लेकर आया है। इसकी वजह से हुई महंगाई ने अब आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च यानी IGI-DR की रिपोर्ट के अनुसार पूर्णबंदी के 28 दिनों में कई दालों की कीमतें बढ़ गई हैं। बंद लागू होने से पहले और बाद में दालों की कीमत में 6% तक का इजाफा हो गया है। ज्यादातर खाने के तेल में भी 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। आलू की कीमत 15% और टमाटर के भाव में 28% तक का उछाला गया है। वहीं महंगाई बढ़ने के चलते आम जनता को हो रही परेशानी पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, भाजपा सरकार के अधीन लोगों की कठिनाइयों का कोई अंत नहीं है, जो नागरिकों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक छोटे शहरों में कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं। कुछ छोटे शहरों में तो रिटेल में खाद्य सामग्रियों की कीमत में 20% तक का इजाफा देखा गया है। पूर्णबंदी में सबसे ज्यादा कीमत जरूरी सामग्रियों की ही बढ़ी है। इसमें दाल, तेल के साथ ही खाने पीने की अन्य चीजें भी शामिल हैं। दरअसल अचानक हुई तालाबंदी की वजह से शहरी इलाकों में मार्केट अव्यवस्थित हो गए हैं। बंद के दौरान ट्रांसपोर्टेशन को छूट के दिशा निर्देश थे, बावजूद इसके उतनी छूट नहीं मिल पा रही है जितनी जरूरत है। ऐसे में अब पहले से बढ़ती महंगाई से जनता पर पड़ा बोझ कब कम होता है, ये देखना होगा। अब जहां तालाबंदी की वजह से सब्जियों, दाल और तेल के भाव ने आम जनता की मुसीबत बढ़ा दी है, तो वहीं परेशानी में तो इस वक्त प्रवासी कामगार भी हैं, जिनकी वापसी पर भले ही केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी हो, लेकिन इसके बावजूद बिहार सरकार कामगारों की घर वापसी करवाने में आनाकानी करती नजर आ रही है। यही कारण है कि आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के तीखे तीर फिर नीतीश कुमार पर चले हैं।
पहले तो बिहार की डबल इंजन सरकार पूर्णबंदी के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कामगारों की घर वापसी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब विपक्ष ने दबाव बनाया और केंद्र ने नई गाइडलाइन जारी की तो बिहार सरकार मान तो गई है, लेकिन अभी भी आनाकानी कर रही है। बिहार सरकार में डिप्टी सीएम सुशील मोदी का कहना है कि उनकी सरकार के पास इतनी बसें नहीं हैं कि वो कामगारों की घर वापसी करा सकें। सुशील मोदी के इस बयान पर कांग्रेस के बाद अब आरजेडी ने भी उन्हें घेरा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ट्विटर पर लिखते हैं, 15 सालों के नीतीश भाजपा सरकार के पास बिहार में मात्र 600 बसें हैं, मगर सरकार का विज्ञापन खर्च 500 करोड़ है। हमने कामगारों को वापस लाने के लिए सरकार को शुरू में 2000 बसों की सहायता प्रदान की है, लेकिन अहंकारी सरकार को बस मीडिया मैनेजमेंट के दम पर ही सारी लड़ाई जीतनी है। केंद्र की नई गाइडलाइन के बाद भी बिहार सरकार का आनाकानी करना समझ से परे है। इससे विपक्ष को नीतीश सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। हालांकि डिप्टी सीएम ने इतना जरूर कहा है कि मुख्य सचिव के साथ बैठक कर सारी बातों पर चर्चा करेंगे और कोई रणनीति बनाई जाएगी। अब बिहार में कामगारों को लेकर शुरू हुई सियासत कब थमेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी को लेकर चल रही सियासी हलचल अब शांत होती नजर आ रही है। जी हां, सूबे में जल्द विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही बीजेपी के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया है, जो सत्ता में आने का ख्वाब देख रही थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सूबे में मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत को दूर करने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं। तो वहीं पिछले काफी दिनों से उन्हें सत्ता को लेकर भी चिंता होने लगी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें 6 महीने में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी था। ये 6 महीने 27 मई को पूरे हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से चुनाव का कोई अता पता नहीं था, जिससे उद्धव की बेचैनी बढ़ रही थी। तो दूसरी तरफ विपक्षी दल बीजेपी के चेहरे खिल उठे थे, लेकिन आज उद्धव की परेशानी दूर होती नजर आ रही है। जी हां, आज आखिरकार चुनाव आयोग ने राज्य में विधान परिषद चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक राज्य की 9 सीटों पर अब 21 मई को चुनाव होगा। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराए जाएं। राज्यपाल ने कहा था कि राज्य में मौजूदा मुसीबत को देखते हुए विधान परिषद की सीटों पर चुनाव का ऐलान हो, जो 24 अप्रैल से खाली है। अब आयोग ने चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने देश में पूर्णबंदी के बीच कई छूट और उपायों का ऐलान किया है। ऐसे में विधान परिषद के चुनाव कुछ दिशा निर्देशों के साथ हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे को एमएलसी नामित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट से 2 बार प्रस्ताव पास कर भेजा था। इस पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी लंबे समय तक चुप थे, जिसके बाद उद्धव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में सियासी समस्या खत्म होती दिख रही है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की राह में आई बाधा ने विपक्षी खेमे को गदगद कर दिया था। बीजेपी उद्धव की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठी थी, लेकिन अब चुनाव आयोग के फैसले से बीजेपी के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। और बुलेटिन के आखिर में बात ऑटो सेक्टर पर आई मुसीबत की। अक्टूबर 2019 के बाद से ऑटो सेक्टर में लगातार मंदी की खबरें सामने आ रही थी। कई दिग्गज कंपनियों ने तो उत्पादन सीमित कर दिया था, लेकिन अब जब देश में सब कुछ बंद है, कामकाज ठप है, आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से रुक गई हैं, तो ऑटो सेक्टर का हाल और भी बेहाल हो गया है, जिसका अंदाजा दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी की हालत से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। देश के आर्थिक हालात तो पहले से ही नाजुक बने हुए थे, लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से गर्त में पहुंचाने का काम किया है, जिसका असर देश के तमाम सेक्टर्स पर देखने को मिल रहा है, खासकर ऑटो सेक्टर पर, जो पिछले कई महीनों से मंदी की चपेट में है। जी हां, वाहनों का उत्पादन पूरी तरह बंद है और इसकी मांग भी लगभग नहीं है। फैक्ट्रियों में सन्नाटा है, डीलरशिप पर ताला लगा है और लोग अपने घरों तक सीमित हैं, जिसके चलते ऑटो सेक्टर का हाल बेहाल हो गया है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल में किसी भी कंपनी की एक भी कार नहीं बिकी। इतिहास में यह ऐसा पहला मौका है जब कार की बिक्री का आंकड़ा 0 पर आकर टिक गया है। देश में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से लेकर लग्जरी कार बेचने वाली मर्सिडीज, स्कोडा तक सभी का ऐसा ही हाल है। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा, ये पहला ऐसा महीना है जब एक भी कार की बिक्री नहीं हुई है, जबकि फरवरी के ऑटो एक्सपो 2020 इवेंट के दौरान मारुति के साथ कई कंपनियों ने अपने नए मॉडल को पेश किया था। उम्मीद थी कि कार बिक्री में उछाल आएगा। कंपनी की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें मार्च में मारुति सुजुकी की बिक्री 47.4% घटकर 76,420 यूनिट पर आ गई थी। मारुति सुजुकी की अप्रैल में बिक्री 0 रहने की वजह भी पूर्णबंदी ही है, क्योंकि मारुति ने 22 मार्च के बाद से ही देश भर में अपना ऑपरेशन बंद किया हुआ है।
करीब 2/3 राजस्व का नुकसान नई गाड़ियों पर लगने वाले जीएसटी के रूप में होगा। रजिस्ट्रेशन टैक्स और इंश्योरेंस पर लगने वाला जीएसटी का स्थान होगा। यात्रा पर लगी बंदिशों के चलते फ्यूल से मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी में भी गिरावट आई है। इसके चलते राज्यों के राजस्व में ऐसे समय में कमी आई है जब उन्हें वैश्विक मुसीबत से लड़ने के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। देश की ऑटो इंडस्ट्री 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। देश की जीडीपी में इसका हिस्सा करीब 8% है, जबकि सरकार के टैक्स कलेक्शन में ये 15% का योगदान देती है। सरकार ने कोविड-19 हॉटस्पॉट के बाहर रहने वाली फैक्ट्रियों को शुरू करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन ऑटोमेकर्स कंपनियों ने अभी अपने प्लांट को शुरू नहीं किया है। वे स्थिति के सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कब तक ऑटो सेक्टर इस मुसीबत से उबरेगा, ये